चंपारण निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा चुनाव इस साल होंगे। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च को पूर्वी चंपारण लोकसभा चुनाव के लिए मतदान और नतीजों की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। बिहार में पूर्वी चंपारण लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव इस साल मई में आयोजित किए जाएंगे। मतदान की तारीख 25 मई चरण 6 है। चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना सभी प्रमुख दलों के साथ साथ निर्दलीय उम्मीदवारों द्वारा नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू कर देती है। जहां कुछ राजनीतिक दलों ने चुनावों की घोषणा से पहले अपने उम्मीदवारों की सूची की घोषणा की, वहीं अन्य ने चरणों में चुनाव आगे बढ़ने के साथ साथ उम्मीदवारों की घोषणा की। राधा मोहन सिंह पूर्वी चंपारण के वर्तमान सांसद हैं। पूर्वी चंपारण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से नवल किशोर प्रसाद, वीरों के वीर इंडियन पार्टी के द्वारा निर्वाची पदाधिकारी, पूर्वी चंपारण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सह अपर समाहर्ता, पूर्वी चंपारण के कार्यालय कक्ष में नामांकन पत्र दाखिल किए। आइए जानते हैं नामांकन दाखिल करने के बाद उनके समर्थक और नवल किशोर सिंह ने मीडिया को संबोधित करते हुए क्या कहा। नमस्कार, लोकसभा का चुनाव है और ऐसे में लोगों की मन की बात जानना जरूरी है। तो अभी मैं मोतिहारी के राधा कृष्ण भवन के सामने बैठा हूं और हमारे साथ सुजीत जी हैं। बात करेंगे इनसे। सुजीत जी, क्या चल रहा है और क्या माहौल लग रहा है? अभी अपने देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है और इस चुनाव के दरमियान जनता के बीच जनता की जो समस्या है उस समस्या के तरफ समाज का ध्यान जाना चाहिए। और वास्तव में मैं देख रहा हूं कि उन समस्याओं के तरफ नेताओं का ध्यान भी नहीं जा रहा है और जनता का भी ध्यान नहीं जा रहा है। आज अपने देश में लड़ाई का एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होना चाहिए था भ्रष्टाचार, जो इस देश के समझिए कि समस्या का सबसे बड़ा कारण है और हम लोग भी बोलते रहते हैं। इस देश के विकास में सबसे बड़ा बाधक है भ्रष्टाचार। आज किसी भी कार्यालय से लेकर के कहीं भी आप चले जाइए, बगैर रिश्वत के कोई काम नहीं होता है। और बिहार में खास करके जहां पर हम लोग रह रहे हैं और चंपारण में यहाँ पर यह और मतलब सिर चढ़ करके बोल रहा है लोगों के ऊपर ये भ्रष्टाचार। चाहे ये हॉस्पिटल हो तो भी, या कलेक्ट्रेट हो तो भी, ब्लॉक हो तो भी, थाना हो तो भी, अंचल हो तो भी, इन सभी जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है। अंचल में यदि आप जाएं तो एक दाखिल खारिज पर सीओ जो है सो जान सीओ, यहाँ प्रत्येक पूर्वी चंपारण के मैं सभी सीओ को मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता के हैसियत से बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ कि सभी सीओ पैसा लेता है। बिना पैसा का सीओ जनता का कोई काम ही नहीं कर रहा है। कोई कार्यालय ऐसा नहीं है जो भ्रष्टाचार से अछूता हो। मुद्दा ये होना चाहिए भ्रष्टाचार, लेकिन मुद्दा है बिहार के अंदर में मछली किसने खा लिया, बच्चा किसने कितना पैदा कर दिया। विकास का बात नहीं हो रहा है। पिछले 10 साल में क्या काम किए जनता को ये बताना चाहिए, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने क्या किया उस पर ज्यादा बयान आ रहा है। तो क्या लग रहा है आपको चुनाव में किस पार्टी का तरफ जनता का? पार्टी की तरफ तो बाद की बात है, मेरा जनता से आज आप चुके हम लोगों का पब्लिक ओपिनियन ले रहे, मैं एक पब्लिक के हैसियत से बोल रहा हूं, जनता का ध्यान इस तरफ जाना चाहिए। आज जो ये भ्रष्टाचार जो इस देश के विकास में बहुत बड़ा बाधक बना हुआ है, इसको बिल्कुल जो है सो जनता नेग्लेक्ट। तो नेता जनता तो किसी न किसी को चुनेगा। कौन सा कैंडिडेट आपको लगता है कि मोतिहारी लोकसभा से भ्रष्टाचार को? मोतिहारी लोकसभा में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए यदि आप पूछते हैं तो किसको कहिएगा कि कौन आकर के भ्रष्टाचार खत्म कर देगा? एक तरफ जहां इस देश में टिकटें बिक रही है, रुपया दे करके टिकट लिया जा रहा है, और ऐसे नेताओं से इस देश की जनता यदि कल्पना करती है कि हमारे देश का भ्रष्टाचार खत्म कर देगा, तो ये कभी संभव है कि यह खत्म? जनता किधर जाए? जनता को अपने विवेक से कर्जकर्ता वैसे पार्टी को मतदान करना चाहिए जहां पर कोई कर्जकर्ता आकर के चुनाव लड़ रहा है, हेलीकॉप्टर टाइप का नेता आकर के चुनाव लड़ रहा है, उसका हर हाल में परित्याग करना चाहिए। जनता को ये काम करना चाहिए। एक और हमारे साथ है चाचा जी, आपका नाम क्या हुआ? राघव प्रसाद उर्फ गुप्ता जी। चुनाव में क्या लग रहा है, कौन जीत रहा है? अभी चुनाव में महागठबंधन का 72% बोलबाला चंपारण के पावन धरती मोतिहारी संसदीय क्षेत्र, बेतिया लोकसभा क्षेत्र और सीवर लोकसभा क्षेत्र। क्यों?
इसलिए कि 10 वर्षों में मोदी जी ने जो वादा किया, जनता से वोट मांगा, सबसे बड़ा इतिहास तो मोतिहारी की धरती है, जिस धरती पर मोदी जी और राधा मोहन सिंह जी ने यह कहा था गांधी मैदान में कि मैं मोतिहारी चीनी मिल चालू करके मोतिहारी चीनी मिल का चाय पी करके जाऊंगा। चीनी मिल तो प्राइवेट व्यक्ति का है, नहीं चलाना चाहता है तो क्या करे सरकार? सरकार क्या नहीं करे, सरकार जैसे निजीकरण कर रही है वैसे निजीकरण पहले से भी है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज है चीनी मिल। तो सरकार किसानों की हमदर्दी की बात करती है, सरकार मजदूरों की मजदूरी की बढ़ाव करती है। तो 44 कोड से 4 कोड लागू कर दिया मोदी सरकार। आप कोई जुलूस प्रदर्शन नहीं निकाल सकते हैं, आप अपने डिमांड को नहीं रख सकते हैं, किसान अपनी फसल की मुआवजा की बात नहीं कर सकता है। कृषि 3 काले कानून को लागू किया था, जिस पर हरियाणा पंजाब के किसानों ने 700 किसानों के शहादत के बाद 3 कृषि काले कानून को वापस लिया गया। मोदी जी 10 साल में कुछ काम किए हैं में देखिए, मणिपुर में देखिए, ऐसे प्रधानमंत्री जी हैं जो मणिपुर में इनकी सरकार रहते हुए और वहाँ महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, कहने में शर्म आता है। हम भारतीय संविधान और भारतीय शिष्टाचार में संलिप्त हैं, हम उतना ओपनली महिलाओं का महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ उसको जो दुर्व्यवहार हम बोलना नहीं चाहते हैं, शर्मसार आती है बोलने में भी, क्योंकि अच्छे पढ़े लिखे लोग, होशियार बुद्धिजीवी लोग अपने जुबान से गलत शब्द का प्रयोग नहीं करते, इस लिहाजा मैं बोल नहीं सकता हूँ। लेकिन हिंदुस्तान जानती है, हिंदुस्तान के पढ़े लिखे लोग जानते हैं। दंगे तो पहले भी हुए थे, दंगे बहुत हुए देश के अंदर, लेकिन इस तरह का शर्मसार जो व्यवस्था की जो बात आती है, आज अच्छे मतदान का वक्त आया है तो मतदान मत लेने के लिए लुभावने, किस्म किस्म की लुभावने की बात की जा रही है। राहुल गांधी जी ने तो कहा कि हम हमारे सरकार 75 वर्षों की सरकार आप में हमने जो अपना समय 65 साल दिया है और आपने 10 साल के अंदर में दिया है, आप तुलना करके बता दीजिए कि हमने क्या किया है। लगभग 55 साल देश पर कांग्रेस पार्टी का राज रहा, तो उसी का उदाहरण राहुल गांधी बार बार देते रहते हैं। 10 साल में मोदी जी कुछ तो काम किए हैं, सड़क बना है, बिजली आई है। हाँ, यही तो काम उन्होंने किया। रोजगार का क्या असर है, युवाओं को रोजगार? अग्निवीर लाए हमारा। नमस्कार, मैं संजय मिश्रा और अभी मैं मोतिहारी कचहरी चौक के पास डीएम साहब के कार्यालय और यहाँ पे राधा कृष्ण भवन के सामने है। नवल किशोर प्रसाद जी हमारे साथ हैं, वीरों के वीर इंडियन पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं। फौजी हैं, पूर्व रिटायर्ड फौजी हैं, बात करेंगे इनसे। और बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज आपने नॉमिनेशन डाला है, क्या मन में चल रहा है और चुनाव लड़ने का आपने फैसला किया? पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम वीरों के वीर इंडियन पार्टी से, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालजी भाई जी, हम लोग डर रहे हैं पूरे भारतवर्ष से जितने भी रिटायर्ड फौजी वो लोग इस बैनर के तले आए। और हमारा जो है लक्ष्य है कि जिस तरीके से हमारे देश के जवान अपने गोल्डन लाइफ देश के लिए दिया, वो उसी तरीके से वो सोच रहे हैं कि हमारा सोच है कि हम आएँ और समाज में भी वो समय देकर समाज को भी गोल्डन बनाएं। आज हमारा भारतवर्ष का 76 साल हो गया स्वतंत्र हुए, तो हम चाहते हैं कि 100 साल होने से पहले हमारा भारतवर्ष फिर से सोने की चिड़िया बने, हमारा व्यवस्था सब कुछ बढ़िया हो, अप टू डेट रहे। इसी को लेते हुए हम समाज में, हम लोग देखो समाज में क्या, हम लोग रिटायर्ड पर्सन, हमारे पास क्या है, हमने एक पेंशन लिया और हमारे पास तो अभी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन समाज के लिए कुछ करना है तो हम में से आना पड़ेगा। और हमारे संसद में चरित्रवान व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, पढ़े लिखे व्यक्ति, समाज सेवी
वो सबको वहाँ बैठना चाहिए, हर क्षेत्र से आना चाहिए। आज हम लोग रिटायर फौजी जो हम एक किसान के लड़के हैं और दोनों किसान और जवान दोनों के ऊपर देश का बहुत बड़ा भार है। तो उस भार को सिर्फ वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक हमारा माध्यम है, हमारा जो संसदीय क्षेत्र है, लोकसभा जो क्षेत्र है, वहाँ भी अगर वो आते हैं उस तरह से काम करते हैं तो हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, हमारा देश सुनहरा बनेगा। हम चाहते हैं कि जितने भी युवा वर्ग हैं सबको लिए अच्छा रहे और हमारी शिक्षा और स्वास्थ्य हम 100% इंडिया में फ्री हो, यही हमारी मैनिफेस्टो है। और इसी के माध्यम से हम लोग आ रहे हैं कि यहाँ के पूरे भी गरीब के बच्चे हों या कोई भी बच्चे हों, सब के लिए एक सम्मान जो है शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दोनों बिल्कुल ही समान होना चाहिए। विरोध के बीच इंडियन पार्टी की स्थापना कब हुई थी? सर 24 फरवरी 2023 को। लगभग 1 साल पुरानी पार्टी हम लोग कह सकते हैं। जब आप फौज में थे उस समय जब आप अपनी ड्यूटी कर रहे थे और अभी आप जब समाज के अंदर आए हैं, यहाँ का व्यवस्था देख रहे हैं, तो फौजी का दिल क्या कहता है? आप लोगों को क्या लगता है कि यहाँ का व्यवस्था, यहाँ के नेताओं के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, जहाँ तक फौज का सवाल है तो वहाँ हर चीज़ अप टू डेट है, एक सिस्टम, उस सिस्टम के अनुसार हर आदमी खड़े उतरते हैं, इसीलिए वहाँ हर चीज़ सच्चाई और हर चीज़ अप टू डेट नज़र आती है। और डिसिप्लिन है, ईमानदारी है। जी, वहाँ डिसिप्लिन है, ईमानदारी है और सब लोग अपना काम परफेक्ट करते हैं हर टाइम पर, चाहे दिन हो चाहे रात हो। और सिविल में भी लोग कर रहे हैं, लेकिन और उसमें ज़्यादा थोड़ा सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग 100 साल होने से पहले हमारे सिस्टम बिल्कुल ही जैसे हम लोग फौज में करते हैं उसी तरह से यहाँ भी हो। सारे बच्चे को प्रति भी ये लगे कि हाँ हम अपने देश के लिए काम कर रहे हैं। सारे बच्चे, सारे व्यक्ति, जितने भी युवा वर्ग हैं, चाहे किसान हैं, चाहे पढ़े लिखे हैं, चाहे जो नौकरी करते हैं, चाहे वो पुलिस में नौकरी कर रहे हों, चाहे देश की सेवा कर रहे हों, चाहे शिक्षा में कर रहे हों, चाहे जितने भी हमारे अधिकारी काम कर रहे हैं, वो अगर यदि सारे अगर एक सिस्टम जैसे चल रही है उस सिस्टम के अनुसार हर व्यक्ति अगर काम करने लगे तो सही में 100 साल होते होते फिर हमारा एक समय हम बोलते थे कि हमारा इंडिया को सोने की चिड़िया बोला जाता था, फिर सोने की चिड़िया हो जाएगा। नौल किशोर प्रसाद जी, आपको जनता सुन रही है, जो भी दर्शक सुन रहे हैं, एक बार चाहूँगा मैं कि आप अपना परिचय दें, कहाँ के रहने वाले हैं, आपका बैकग्राउंड। मैं नौल किशोर प्रसाद और पिता स्वर्गीय सुमेश्वर प्रसाद। मेरा गांव नगदाहा, पोस्ट फुलवार, थाना बंजरिया, सिटी मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, बिहार का, भारत का रहने वाला। मोतिहारी लोकसभा से आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या क्या मन में चल रहा है कि अगर जनता आपको मौका देती है, वोट देती है और आप चुन के आते हैं तो मोतिहारी लोकसभा के अंदर में क्या बदलाव आप देखना चाहेंगे और क्या प्रायोरिटी रहेगा? देखा जाए तो अभी बहुत सारे बदलाव की ज़रूरत है। आप देख रहे हैं, जनता भी देख रही है कि कितनी बदलाव की ज़रूरत है। अभी हमारा मोटो है कि आज हमारा 100 साल होने जा रहा है, तो 100 साल से पहले हमारे देश में जितने भी गरीब हैं उनको किसी के पास में भी आवासीय जमीन 100% होना चाहिए, जो अभी तक नहीं हुआ है और गवर्नमेंट को करना भी चाहिए। और कोई भी गवर्नमेंट आती है करती है, हमारे लिए खुशी की बात है, हम भी उनके बोलेंगे कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम जो लड़ने आ रहे हैं, इस क्षेत्र में जो आ रहे हैं, हम किसी स्वार्थ भावना और इसके लिए नहीं आ रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि यहाँ पारदर्शी हो और इवन हर क्षेत्र से, इवन हम देखें तो चाहे किसान भी आना चाहिए, हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी आना चाहिए, जितने भी युवा वर्ग हैं उनमें से भी आना चाहिए। तो क्षेत्र का तभी विकास होगा जब हर क्षेत्र से लोग ईमानदारी से वहाँ पर काम करें। अभी देखा जाए तो पहले से सुधार है, लेकिन अभी जितना भारतवर्ष में सुधार होना चाहिए और 100 साल होने से पहले हर व्यक्ति के चेहरे पर खुशहाली होना चाहिए, वो मैं चाहता हूँ। ब्यूरो की बिल इंडियन पार्टी अगर अपने दम पे बहुमत में नहीं आ पाती है तो कौन सी ऐसी पार्टी लगती है कि मान लीजिए आपके पार्टी से कुछ विधायक सांसद चुन के जाते हैं तो किस पार्टी को आप लोग समर्थन करेंगे? सर, उसके लिए हमारी पार्टी बिल्कुल यही है कि हम जो है ना बिना किसी के समर्थन के लड़ रहे हैं, तो हम बिना समर्थन के हम अभी रहेंगे, हम अपोजिशन में ही रहेंगे। अपोजिशन नहीं करना चाहिए। फौजियों का सम्मान तो पूरा हिंदुस्तान करता है, हिंदुस्तान की जनता करती है, और जब फौजी राजनीति में आते हैं, अपनी पार्टी बनाते हैं और चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं तो कहीं ना कहीं राजनीति नेताओं से कहीं ना कहीं जनता के मन में रोष है और इन लोगों के मन में भी रोष है। जब ये लोग बॉर्डर पे अपना जान जोखिम में डालकर देश की सेवा करते हैं
और जब समाज के अंदर आते हैं तो समाज में फैले भ्रष्टाचार को देखते हैं तो कहीं ना कहीं सिस्टम को बदलने की भावना है। और यही कारण है कि रिटायर्ड फौजियों ने मिल के वीरों की वीर इंडियन पार्टी बनाया है, ताकि देश की सेवा एक बार फिर रिटायर होने के बाद भी कर सके। आपसे आगे भी बातचीत हम लोग जारी रखेंगे। इसमें सर मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा कि ये जो वीरों की वीर इंडियन पार्टी है, ये हमारे किसान को बेटे हैं लालजी भाई भोगर, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने बनाया है। तो इस पार्टी को बनाने में हमारे जो किसान हैं, गरीब हैं, वो सारे मिल कर पार्टी को बनाए और इसमें उतारे हैं सिर्फ फौजी लोग, लेकिन पार्टी फौजी नहीं बनाया। ये किसान के बेटे लालजी भाई भोगर, किसान के बेटे हैं लेकिन सारे फौजियों को टिकट नहीं है। हाँ, सारे उन्होंने देखो बहुत बड़ी बात है। हाँ। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक किसान के लड़के होके और उन्होंने जो है अपने अनुभव देखे कि अगर यदि हम अपने लाइफ में जितने भी जो गोल्डन समय देते हैं, अगर वैसे व्यक्ति को उतारते हैं, प्रतिभावान व्यक्ति को संसद में भेजते हैं, तो जरूर वहाँ से डिमांडें बहुत ही अच्छी बनेगी। मोतिहारी के मतदाताओं से क्या अपील करेंगे आप? जब वो वोट देने जाए तो आपको क्यों वोट दें? सबसे पहले कि मैं एक देश का नेता नहीं, मैं एक देश का बेटा हूँ। तो एक बेटा होने के नाते मैं चंपारण का भी बेटा हूँ, मेरी कर्म भूमि भी यही रही है और हमारा जन्मभूमि। तो हम सारे नागरिकों से और सारे हमारे जो क्षेत्रवासियों से यही उम्मीद करूँगा कि आप एक बार संसद में चरित्रवान व्यक्ति को, गुणवान व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को एक बार लाइए और देखिए कि क्या पहले से कितने परिवर्तन हो सकते हैं। तो यही हमारे यहाँ के क्षेत्र से जितने भी हमारे हमारी माताएँ हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, मैं सबसे अनुग्रह करूँगा, जो व्यक्ति आज बहुत आदमी जो वोट देने नहीं जाते थे, मैं उनसे आग्रह करूँगा कि आपके लिए एक चरित्रवान व्यक्ति, एक रिटायर्ड फौजी आ गया है, आप लोग बाहर निकलिए और उनको जरूर साथ दीजिए। बहुत सारे वोटर कहते हैं कि हम लोग के पास ऑप्शन नहीं रहता है, मजबूरी रहता है। अब वीरों की वीर इंडियन पार्टी आ गई है, राजनीति में चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है और मोतिहारी लोकसभा से भी नवल किशोर प्रसाद जी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। देखना ये है कि फौजियों से प्यार करने वाली जनता, प्यार करने वाले हमारे जो भी लोग हैं, वो इनको कितना समर्थन देते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।